नमस्कार। आज का हमारा सत्संग का विषय है परिवार आखिर टूट जाता है और टूटकर बिखर जाता है। तो क्या किसी परिवार को टूट के बिखर जाने में उस परिवार के सदस्यों की भलाई है? नहीं, इस परिवार के टूट जाने में किसी भी सदस्य की कोई भलाई नहीं है। परिवार के टूट जाने से, परिवार के सदस्यों की बिछड़ जाने से, बिखर जाने से परिवार की शक्ति, परिवार की ताकत बिखर जाती है। जैसे अंगूर अगर गुच्छे में रहे तो उसकी कीमत होती है, वैसे ही परिवार के सदस्य अगर गुच्छे में रहे, एकत्र रहे तो उसकी कीमत रहती है, उसकी ताकत बनी रहती है। और जैसे अंगूर का दाना गुच्छे में से अलग हो जाता है तो क्या होता है, वो एक दाना सबसे पहले या तो सड़ जाएगा या कुचल दिया जाएगा। वैसे ही परिवार में भी होता है। परिवार का अगर कोई सदस्य अलग हो जाए, अपने गुच्छे में से अलग हो जाए और बिखर जाए तो उसकी ताकत कम हो जाती है और काफी कम हो जाती है। और सारे सदस्य अगर अलग अलग हो गए तो परिवार की पूरी ताकत चली जाती है। आज का हमारा जो विषय है ना, ये दरअसल घर घर की कहानी है। आपको सुनने को मिल जाएगा कि हमारे घर परिवार में ना कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। छोटा भाई ऐसा करता है तो बड़ा भाई वैसा करता है, मम्मी ऐसी करती है तो पापा ऐसे करते हैं। तो ऐसा होता क्यों है? तो यहाँ हम अपने विषय पर आते हैं। परिवार आखिर जब टूटता है तो उसके पीछे का कारण क्या क्या होता है। जिस परिवार में सत्य, न्याय, मानवता और प्रेम का अभाव हो, वो परिवार टूट जाता है और वो परिवार टूटकर बिखर जाता है। ये छोटी छोटी बातें हैं जिसको अगर समझ के अगर चलाया जाए किसी भी परिवार को तो बहुत आसानी से लंबे समय तक चलती है। अब परिवार के बारे में हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम जान लेते हैं एकल परिवार और संयुक्त परिवार। ये दोनों अलग अलग होते हैं। और ये क्या है? एकल परिवार में पति, पत्नी और बच्चे, उनके अलावा कोई नहीं रहते। और ये एकल परिवार 20-25 साल के बाद में, अब छोटे बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तब उनकी शादी हो जाती है। तो शादी होने के बाद में परिवार के सदस्यों की संख्या बढ़ गई, क्योंकि बेटियों की जगह में बहुएं आ गई, फिर नाती पोते सब आ गए। तो ये बन जाता है संयुक्त परिवार। एकल परिवार कम सदस्य होने की वजह से काफी अच्छी तरह से 20-25 साल तक के चलता है। लेकिन यही एकल परिवार जब संयुक्त परिवार बन जाता है तो अच्छे अच्छे मुखिया घर का, जो कहते हैं कि मैं चला लूंगा, मैं ये कर लूंगा, वो फेल हो जाया करते हैं। संयुक्त परिवार में जहां भेदभाव होने लगे, जहां न्याय नहीं होता या किसी की गलतियों को छुपाने का काम किया जाता है तो परिवार बहुत जल्दी टूट जाता है। अब संयुक्त परिवार में जो परिवार का मुखिया होता है उसके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी, बहुत बड़ा कर्तव्य रहता है। संयुक्त परिवार का मुखिया अगर अपने कर्तव्यों के निर्वहन में फेल हो जाए या अपने कर्तव्यों को समझ ही ना पाए तो लाजमी है परिवार टूट जाएगा और सारे सदस्य अलग अलग बिखर जाएंगे। संयुक्त परिवार के मुखिया को बहुत ही सोच समझकर आगे कदम रखना चाहिए। सबसे पहली बात तो संयुक्त परिवार में कम से कम हफ्ते में एक बार परिवार के सारे सदस्यों के साथ में बैठकर मीटिंग होना चाहिए कि परिवार का भरण पोषण से लेके, राशन से लेके परिवार चलेगा कैसे, घर संसार चलेगा कैसे, इसके बारे में। और हर एक निर्णय, हर एक फैसला सारे सदस्यों को पूछना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। अगर घर का मुखिया जो है वो कोई भी फैसला लेने से पहले सदस्यों को पूछते नहीं है और अपनी मनमानी करने लग जाते हैं तो भी परिवार टूट जाता है। इसीलिए सारे सदस्यों का विचार विमर्श करके अगर कोई फैसला लिया जाए, कोई निर्णय लिया जाए तो परिवार लंबे समय तक चलेगा। यदि परिवार का मुखिया अपनी मनमानी करने लगे तभी भी परिवार
टूट जाता है। और दूसरी बात, परिवार के सदस्यों के ऊपर जरूरत से ज्यादा अगर पाबंदी लगा दिया जाए तो भी परिवार टूट जाता है। क्योंकि जरूरत से ज्यादा अगर पाबंदी हो गया तो परिवार के सदस्यों को लगता है कि मैं गुलाम हो चुका हूं, और वो यही सोचता है कि कब मैं यहां से बाहर निकलूं ताकि मैं आजाद हो जाऊं, अपने मन का चलूं, अपने मन का करूं। यहाँ तो हर चीज अगर पूछना पड़ जाए घर के मुखिया से, पूछना तो बहुत जरूरी है, लेकिन उसके परमिशन के बिना हम नहीं कर सकते, या तो उनकी विचारधारा कुछ अलग है, तभी भी परिवार को संभाल पाना बड़ी मुश्किल है, या ये कहे असंभव है। ऐसा परिवार ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाता। और कैसा है कि जैसे परिवार का मुखिया है तो परिवार के जो सदस्य हैं, जो कमाने वाले हैं, जैसे 2 बेटे हैं तो 2 बहुएं भी रहेंगी, है ना, दोनों बेटे कमाने वाले हैं, तो कमाकर जो लाएंगे तो परिवार को चलाने के लिए, इस संयुक्त परिवार को चलाने के लिए ये चलेगा कैसे? उसके लिए तो पैसा चाहिए, कुछ धनराशि चाहिए, तो वो कहाँ से आएगा? ये सारे काम अगर मीटिंग में कर लिया जाए, घर के सदस्यों के साथ में मीटिंग किया जाए, उसके बाद में ये निर्णय लिए कि आगे कैसा करे, क्या करे, जैसे घर बनाना है या जमीन खरीदना है, ये सारे निर्णय मीटिंग में ही होना चाहिए, परिवार की बैठक में ही होना चाहिए। और ये जरूरी नहीं होता कि परिवार के सबसे उम्र दराज व्यक्ति है वही परिवार का मुखिया बनेगा, ये जरूरी नहीं है। आपके परिवार में जो भी योग्य है उसे परिवार का मुखिया बना सकते हैं, और बनाना भी चाहिए। अगर परिवार का मुखिया मनमानी करने लगे तो परिवार के बाकी सदस्य उनसे दूर भागने लगेंगे। किसी के साथ में भी अगर भेदभाव होने लगा, जैसे बहुओं के साथ में या कोई बेटे के साथ में अगर भेदभाव होने लगा, तो भी परिवार जल्दी टूट जाता है और टूटकर बिखर जाता है। परिवार के सदस्य दरअसल हमारे हाथ के 5 उंगलियों के तरह होते हैं, एक छोटे, कोई बड़े, कोई उससे बड़े, तो कोई बहुत छोटे। और इसी तरह से सभी के स्वभाव आचरण अलग अलग होते हैं। किसी की वाणी कठोर है तो किसी को गुस्सा बहुत जल्दी आता है। लेकिन ये परिवार के सारे सदस्यों को जोड़ने की एक कला है। कोई कैसा भी है, जो जैसा है उसे वैसे ही स्वीकार करो, फिर परिवार चलेगा। और जो मुखिया है वो अपने बुद्धि और विवेक से अगर काम ले तो काम चोर को भी काम पर लगा सकते हैं, उनसे भी काम लिया जा सकता है। परिवार का जो मुखिया होता है, सभी के सभी जिम्मेदारी अगर वही निभाएगा तो फिर परिवार नहीं चल पाएगा। जैसे देश को चलाने के लिए एक मजबूत नेतृत्व वाला नेता चाहिए ना, वैसे ही परिवार को भी चलाने के लिए एक मजबूत नेतृत्व वाला मुखिया चाहिए। जब तक कोई इंसान अपने घर परिवार में फतह विजय प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक कि ना वो गांव को चला सकता है, ना शहर को चला सकता है, ना देश को। इसीलिए सबसे पहले अपने परिवार को चलाने का प्रयास कीजिए। यहाँ सत्य, न्याय, मानवता और प्रेम का स्थापना कीजिए, तब आपका विजय होगा। परिवार के मुखिया को ये अधिकार बिल्कुल नहीं होता कि बेटा जो कमा रहा है, जितना भी उसकी सैलरी है, तनख्वाह है, वो अपनी सारी कमाई लाकर घर के मुखिया को दे दे। ऐसा नहीं होता और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। परिवार का जो मुखिया होता है वो उतना धनराशि उनसे मांग सकता है जितना उसके अधिकार में है। अब परिवार को चलाने के लिए तो धनराशि, पैसों की आवश्यकता होनी ही है, तो पूरा सैलरी नहीं मांगकर अगर वो कुछ राशि परिवार को चलाने के लिए अगर मांगे तो वो ज्यादा बेहतर होगा। और इसमें भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। अगर 2 बेटे हैं कमाने वाले तो दोनों से महीने का 10-10 हजार रुपए लीजिए। ऐसा नहीं कि छोटे से पूरा ले लिया और बड़े से कुछ भी नहीं लिया, या बड़े से पूरा ले लिया और छोटे से कुछ भी नहीं लिया। छोटा तो देता नहीं है, बड़ा तो कुछ बोलता नहीं है। तो परिवार में ये संतुलन बनाए रखने में ना
ही सब मुखिया की भलाई है। और मुखिया अगर इस चीज में फेल हो गया तो परिवार टूट जाता है। याद रहे, परिवार में अगर भेदभाव आने लगे, न्याय न हो, तो परिवार टूटने ही वाला है। परिवार के सारे सदस्यों के साथ में समान भाव से न्याय होना चाहिए, किसी के साथ में भी पक्षपात नहीं होना चाहिए। बेटे तो अपने हैं, लेकिन बहुओं को पराया समझकर अगर उसके साथ भेदभाव करोगे तो भी तुम्हारा परिवार टूट जाएगा और टूटकर बिखर जाएगा। परिवार टूट जाता है और बोलते हैं अगर देखो इसका परिवार टूट गया, इसका बहू और बेटा अलग हो गया, छोटे भी अलग हो गए, तो क्या कहते हैं पता है ना? ये तो कलयुग की रीत है। बाकी सबके साथ में ऐसा हो रहा था, हमारे साथ में भी हो गया। अगर ऐसा है तो आपकी विशेषता क्या है? इसका मतलब सब कुएं में कूदेगा तो तुम भी कूद जाओगे, तुमको भी कूद जाना चाहिए। लहरों के साथ में बह जाने को तैराक नहीं कहते, लहरों की विपरीत दिशा में तैरो, उसको ही तैराक बोलते हैं। तो सबका परिवार टूट गया इसलिए हमारा भी टूट जाए, ये तो गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। तो परिवार को और संयुक्त परिवार को चलाना और संभालना बड़ी ही जिम्मेदारी का काम होता है। अगर घर का मुखिया इसको चलाने में असफल है तो परिवार के सारे सदस्यों को उसी मीटिंग में बैठकर एक नया मुखिया का चुनाव कर लेना चाहिए। इसी में भलाई है। ये जरूरी नहीं है कि जो परिवार में सबसे उम्र वाला है वो वही मुखिया बना रहे, वो सलाहकार भी तो हो सकता है, सलाह भी देने के लिए आगे आ सकते हैं, जो मुखिया का किरदार निभाएंगे, जिसके घर में जिसके कंधे पर जिम्मेदारी है। और परिवार के सारे सदस्यों को भी छोटी छोटी या छोटी बड़ी सभी को ही भी जिम्मेदारी मिलनी चाहिए कि घर परिवार में कौन सा कार्य किसका है। दोनों बहुओं से लेकर बेटों तक और घर का मुखिया है और बच्चों तक, सभी के पीछे एक न एक जिम्मेदारी होनी चाहिए। यही परिवार का मुखिया का सबसे बड़ा कर्तव्य होता है कि परिवार को आगे लेकर कैसे जाएं। अगर ये सारी जिम्मेदारी आपने नहीं निभाए तो होगा क्या? आपके सारे बेटे और बहुएं आपको छोड़कर चले जाएंगे और आप रह जाएंगे अकेले। फिर ये मत कहना कि 9 महीने तक के अपने कोख में पाल के रखा, बाद में पढ़ाया लिखाया, शादी किया और इतना काबिल बनाने के बाद में आज माँ बाप को ये सिला दे रहे हैं कि हमको छोड़कर चले गए। ये कहना गलत है। आपके साथ में जो हो रहा है उसके लिए आप स्वयं ही जिम्मेदार हैं। इसके लिए आप किसी को जिम्मेदार नहीं बना सकते। आप अपने बेटा और बहू को नहीं चला सके तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? बाद में कह रहे हैं जब आपका शारीरिक शक्ति कमजोर हो गई, आप थक गए और आप अकेले पड़ गए, तब यही कहते हैं मेरा बेटा निर्दयी है या ऐसा है वैसा है। लेकिन सच्चाई यही है कि आपने अपने परिवार को एकत्र करने में, संभाल कर रखने में फेल हो चुके हैं। इंसान को अपने कर्मों की सजा इसी जन्म में मिल जाती है और रह जाता है वो अगले जन्म में मिलता है। इसके बारे में फिर कभी हम और चर्चा करेंगे। हमारा आने वाला सत्संग होगा क्या आपके अंदर परिवर्तन होना चाहिए और आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन होता है या वो भी होना चाहिए। क्या परिवर्तन जरूरी है या नहीं? तो हमारा अगला सत्संग इसी विषय पर रहेगा, परिवर्तन क्या है और होना चाहिए या नहीं होना चाहिए या अपने आप हो जाता है। तो मिलेंगे अगले सत्संग में, तब तक के लिए नमस्कार।